Chapters 1357 Controlling the Righteous Path, 1358 Reappearance of Pure Dream Reality Seeker, 1359 Heavenly Court's Interference, 1360 Fang Yuan's Desperate Situation. Chapter Start. Chapter 1357 Righteous Path. A flat मेरे कंट्रोल में बादल का शरीर कांप उठा। जब उस होश आया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फैंग युआन ने अपना पूरा ध्यान गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर को कंट्रोल करने में लगा दिया था। चीगी के बेहोश होने से पहले उसने पूरा गू फॉर्मेशन फैंग युआन को दे दिया था। अब वो इस सुपर गू फॉर्मेशन का यूजर था। बाक्वान फन का अचानक हमला, चीगी का बेहोश होना, इन सब चीजों से फैंग युआन को ही फायदा हुआ। बहुत अच्छा, अब इस सुपर गू फॉर्मेशन के जरिए इस लड़ाई में बाकी सब पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। फैंग युआन का डार्क लिमिट इमॉर्टल गू बर्बाद नहीं गया था। इस तरह उसके पास एक मौके का इंतजार करने के लिए काफी ताकत थी। इससे पहले अगर फैंग युआन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करके भाग जाता तो वो शैडो सेक्ट को भी भागने का मौका दे देता। लेकिन अब उसने रुकने का फैसला किया और सिचुएशन पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। उस बस अब एक सही मौके का इंतजार करना था। ऑफ कोर्स फैंग युआन ने अपनी सुरक्षा बिल्कुल कम नहीं की। उसने अनराइचस पाथ गू इमॉर्टल से गंभीर आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। अगर कोई भी पास आया तो मेन यूज गद्दार मानूंगा और फॉर्मेशन से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को देखा, जो पूरी तरह सतर्क था। उनके चेहरे के भाव बदल गए। इसी मोमेंट बादल ने फैंग युआन के लिए एक्सप्लेन किया, मेन वो ये है से सहमत हूं, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। चीगी अपनी चोटों के कारण बेहोश हो गया और ये सब गद्दार बाक्वान फंग के हमले की वजह से हुआ। उसने राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को पहले हुई सारी घटना बता दी। सभी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स हैरान थे। अब उन्हें समझ आ गया था, अगर फैंग युआन ने पहले फॉर्मेशन को नहीं बचाया होता तो गू इमॉर्टल की दूसरी लेयर बैन हाई नहीं पाती। यह गू इमॉर्टल्स इस बात से खुश थे, लेकिन अब वो अपने आसपास के गू इमॉर्टल्स से और भी ज्यादा सावधान हो गए थे। बादल ने फैंग युआन की तरफ देखा और फिर सिचुएशन को संभालने लगा, अपने ऑर्डर्स देने लगा। वहां बहुत से राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स थे। बादल बेहोश पड़े चीगी को नहीं जागा सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी लोग भी नहीं जागा सकते थे। बाक्वान फंग से भी पूछताछ की जा रही थी। बाकी के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स इस बीच आराम कर रहे थे और अपनी चोटें ठीक कर रहे थे, आगे आने वाली घमासान लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय सुपर गू फॉर्मेशन से बहुत दूर ज़ुओ ये हुई का ऑरा आखिरकार शांत हो गया। उसका विशाल काला शरीर एक स्थिर पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने धीरे से अपना सर उठाया और अपना मुंह खोला, एक गहरी सांस अंदर ली। हवा में तेज करंट द एंड गिनत गू वॉर्म्स आपस में मिलकर एक अजीब सा ऑरा बना रहे थे, जो एक धमाके के साथ चारों तरफ फैल रहा था। उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसका ऑरा बहुत हाई इंटेंस था। जब वो अपने पीक पर पहुंचा, उसने अपना मुंह खोला और एक गहरे ग्रे रंग की रोशनी की किरण बाहर निकली। रोशनी की किरण बेहद तेज थी। वो बिजली की रफ्तार से गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर पर जा गिरी। कोई आवाज या धमाका नहीं हुआ, एकदम शांति थी। लेकिन गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर पर भी एक शानदार चमकदार रोशनी फैल गई। लाल रंग फायर पाथ का, हरा रंग विंड पाथ का, नीला रंग वाटर पाथ का और काला रंग डार्क पाथ का, चारों रंग आपस में मिल गए असग्रे रोशनी की किरण के खिलाफ डिफेंस कर रहे थे। गू फॉर्मेशन से चार मराने की आवाज आ रही थी। सभी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स नर्वस थे। अगर ये सुपर गू फॉर्मेशन टिक नहीं पाया तो वो सब यहां बाली का बकरा बन जाते। अगर किस्मत अच्छी होती तो शायद हमले से बच जाते, लेकिन बदकिस्मत वाले तो तुरंत ही राख हो जाते। कई समझदार लोगों ने फैंग युआन के चेहरे के भाव देखने शुरू कर दिए। फैंग युआन हाई वो इंसान था जो गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। उसका हर एक एक्शन उनके मूड पर असर डाल सकता था। फैंग युआन का चेहरा पूरे टाइम शांत था। कोई भी उसके चेहरे से कुछ नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसकी शांति का मतलब था विश्वास और सुरक्षा। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। थोड़ी देर बाद गहरे ग्रे रंग की किरण गायब हो गई, जबकि गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर से निकलने वाली रंगीन रोशनियां भी फीकी पड़ गईं। हमने रोक लिया। हा, बहुत अच्छा काम किया लॉर्ड वू ये है। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स जश्न मनाने लगे। वो फैंग युआन को एक नई नजर से देख रहे थे। मैंने गलत नहीं सोचा था, वो ये है, तुमने हम सबको बचा लिया। चीगी जाग गया और बुड़बुड़ाया। उस खुशी महसूस हो रही थी। उसकी हालत अभी खराब थी। उस अभी भी फैंग युआन की जरूरत थी सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। कियाओ सी लियू की ऊँट भी फैंग युआन की तरफ मुड़ गई।
फैंग युआन ने इस बार राइचस पथ के सभी लोगों को बचाया था और एक हीरो बन गया था। कियाओ सीहे को पहले फैंग युआन के लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अब जब उसने सीधे खड़े फैंग युआन को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। इमॉर्टल किलर मूव ग्रे नाइट का सुपर गू फॉर्मेशन के खिलाफ टक्कर, ये एक बर्छी और ढाल की लड़ाई थी। आखिर में ढाल जीत गई और यूएस भयानक हमले को रोक लिया। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी और धूल बैठी, जुओ ये हुई, जो हॉन्फ रहा था, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुपर गू फॉर्मेशन को देखा। ड्रीम रेल्म पर कोई असर नहीं हुआ था। वो बहुत बड़ा था, एक विशाल बर्तन की तरह, जिसका नीचे का हिस्सा आसमान की तरफ था, पूरी जमीन को ढके हुए। गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर में फैंग युआन, बादा, कियाओ सीलियू और बाकी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स सुरक्षित थे। इस गू फॉर्मेशन ने अपनी तीसरी और चौथी लेयर खो दी थी। यह ड्रीम रेल्म को पहले की तरह छिपा नहीं सकता था, यह सिर्फ ड्रीम रेल्म के एक हिस्से को हाई बचा सकता था। हम तोड़ नहीं पाए? यिंग वूजी, ही लू लैन, बाई निंग बिंग और बाकी सब बहुत हैरान। द पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने उन्हें ये नहीं बताया था। कुछ देर पहले ही उन्हें पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का ट्रांसमिशन मिला था। उसने कहा था कि गू फॉर्मेशन टूट जाएगा, उन्हें यूएस मौके पर हमला करना था ताकि जीत उनकी हो। चीगी पहले ही होश खो चुका था। क्या कारण हो सकता है? डोर ड्रीम रेल्म के किनारे पर पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने एक गहरी सांस ली। ये मुश्किल था। उन्होंने सबसे बड़ा मौका गंवा दिया था, लेकिन उसके पास हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क, जिसने अपनी मौजूदगी को छिपा रखा था, उस कोई दूसरा डिटेक्ट नहीं कर सकता था। ड्रीम रेल्म पर पहुंचने के बाद वो लंबे समय से तैयारी कर रहा था। इसी पाल उसने अपना तरीका एक्टिवेट किया। एक झटके में दुनिया के रंग बदल गए। इंद्रधनुष की रोशनी बादलों के पार आसमान में चली गई। एक अनोखा ऑरा, एक सुनामी की तरह विशाल और शानदार, गू इमॉर्टल्स के दिमागी संतुलन को तोड़ रहा था, उन्हें सदमे की हालत में छोड़कर। ये क्या हो रहा है? शैडो सेक्ट की तरफ के गू इमॉर्टल्स ने अपनी एल बैंड कर लिन। सुपर गू फॉर्मेशन जोरों से हिल रहा था। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स सभी घबराए हुए। ये क्या हो रहा है? ये कैसा किलर मूव है? फैंग युआन के चेहरे पर टेंशन की एक झलक आई और उसने अनाउंस किया, यह इमॉर्टल किलर मूव हम पर या गू फॉर्मेशन पर टारगेट नहीं कर रहा है, यह ड्रीम रेल्म को टारगेट कर रहा है। एक तेज धमाके के बाद इंद्रधनुष की रोशनियां गायब नहीं हुईं, बल्कि रोशनी के ककून्स बन गए। यह ड्रीम रेल्म गायब हो रहा है, अनगिनत रोशनी के ककून्स में बदल रहा है। हे भगवान, ये कैसा तरीका है? इससे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। साधारण तरीकों का ड्रीम रेल्म पर कोई असर नहीं होता, सिवाय ड्रीम पाथ किलर मूव्स के। तो ये बात है, यह डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स ड्रीम रेल्म के पीछे पड़े हैं। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स चिल्ला उठे। उनमें से एक ने फैंग युआन को बुरी नजर से देखा। मैंने कहा था कि इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस एक बुरा आइडिया था। इसने डेमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स को ड्रीम रेल्म का फायदा उठाने के लिए एक इमॉर्टल किलर मूव सोचने का मौका दिया। इसमें जरूर बहुत बड़ा फायदा है, वरना इतने सारे गू इमॉर्टल्स सारे अंजामों को नजरअंदाज करके हम पर हमला क्यों करते? इन शब्दों ने ZYA डटार राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के चेहरे के रंग उड़ा दिए। फैंग युआन ने यह सुना और कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाद गुस्से से गुर्राया। उसने शिया क्लैन के गू इमॉर्टल को देखा और चिल्लाया, चुप रहो। इस वक्त दुश्मन सामने खड़ा था और वो अभी भी फूट डालने की कोशिश कर रहा था, और सबसे जरूरी, वो इस सिचुएशन के की पर्सन फैंग युआन को गुस्सा दिला रहा था। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। बाद को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अगले हाई पैल, वो शिया क्लैन का गू इमॉर्टल वहां से गायब हो गया और गू फॉर्मेशन के बाहर प्रकट हुआ। क्यों? वो बाहर क्यों चला गया? राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स हैरान उन्होंने ये पूछा। फैंग युआन ने हेस्ट हुए कहा, इस इंसान के इरादे नेक नहीं थे। उसने फूट डालने की कोशिश की, इसलिए मैंने उस बाहर भेजे दिया। आखिर कचरा रिसाइकल किया जा सकता है, वो दुश्मन की काबिलियत को परख सकता है। बकवास, तुम्हें ये करने का हक किसने दिया? तुम हमारे अधिकारों को नजरअंदाज कर रहे हो। जल्दी हमारे क्लैन के गू इमॉर्टल को वापस अंदर आने दो। जल्दी। फैंग युआन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और दूसरा शिया क्लैन का गू इमॉर्टल जो चिल्ला रहा था, वो भी गायब हो गया। अगले हाईपैल, वो सुपर गू फॉर्मेशन के बाहर बाहरी दुनिया में प्रकट हुआ। विशाल ड्रीम रेल्म और टिमटिमाते सुपर गू फॉर्मेशन को देखकर वो डांग रह गया। वो ये है। बादा चिंता से उछालने ही वाला था। क्या तुम जानबूझकर गड़बड़ कर रहे हो? फैंग युआन ने यूज हल्के से देखा और कहा, ज्यादा शोर मचाया तो तुम भी बाहर जाओगे।
बाद हक्का बक्का रह गया। बाकी के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स। बाद का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने कहा, ये मत भूलना, हम सभी सुपर क्लान्स के इमॉर्टल गू इस सुपर गू फॉर्मेशन को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। वो धमकी दे रहा था। लेकिन फैंग युआन हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि इस वक्त तुम अभी भी अपने गू वॉर्म्स को वापस बुला सकते हो? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुमने इन इमॉर्टल गू से अपना कनेक्शन खो दिया है? इमॉर्टल्स के चेहरे के भाव बदल गए। चीगी ने गंभीरता से कहा, सब लोग, चिंता मत करो। यह गू फॉर्मेशन हमारे क्लैन के लॉर्ड चीकुय ने बनाया था। पहले, इस फॉर्मेशन को डिजाइन करते समय, गद्दारों से बचने और गू फॉर्मेशन को अंदर से तोड़ने से रोकने के लिए, पहली और दूसरी लेयर को सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है, दूसरे इंटरफेयर नहीं कर सकते। अभी तो मैं भी गू फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक वो ये है इसका ओनरशिप मुझे वापस ना दे। ये कहते हुए, चीगी ने फैंग युआन को बड़ी ईमानदारी और उम्मीद से देखा। चीगी, तुम बहुत जख्मी हो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। फैंग युआन ठंडा मुस्कुराया, उसने चीगी की सारी उम्मीदें तुरंत तोड़ दी। बाद गुस्से से आग बबूला हो रहा था। बाकी इमॉर्टल्स भी घबराए हुए थे। इस सिचुएशन में, क्या वो फैंग युआन के रहेंगो करम पर नहीं थे? कियाओ सी लियू और जो लोग वू क्लैन के करीब वो ठीक लेकिन बा क्लैन, याओ क्लैन, यांग क्लैन और दूसरों में, उनके गू इमॉर्टल्स का वू क्लैन से झगड़ा था, उनके चेहरे के भाव बहुत बुरे थे। चीकुयू, ये बुद्धा सठिया गया है। कुछ लोगों ने मन हाय मन गाली दी। चीकुयू ने चुपके से इन सुपर क्लान्स को एक झटका दिया था, इस ड्रीम रेल्म और गू फॉर्मेशन की रक्षा के नाम पर, उस सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन इस बदलाव के कारण, ची क्लैन ने कंट्रोल खो दिया और एक बहरी इंसान इंचार्ज बन गया। चिंता मत करो, मेन, वो ये है, बिना वजह के काम करने वाला इंसान नहीं हूं। इस सिचुएशन में, हम राइचस पाथ क्लान्स को इस संकट से निकलने के लिए एक साथ, दुख सुख में काम करना होगा। मेरा वो क्लैन अभी भी राइचस पथ में नंबर 1 है, ऐसी सिचुएशन होने पर, हम जरूर आगे आएंगे और ये जिम्मेदारी उठाएंगे। चैप्टर 1358 प्योर ड्रीम की वापसी। मेरे पास एक अच्छी खबर है, मेरे वो क्लैन का एक इमॉर्टल गू हाउस चुपके से यहां आ रहा है, मुझे वो ये माउंटेन वापस ले जाने के लिए। वो अब ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारी सबसे करीबी मदद है। जब तक हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और अच्छा कोऑपरेशन करेंगे, हम यहां से जरूर बिना किसी नुकसान के निकल सकते हैं। हो सकता है हम राइचस पथ के लिए, सदर्न बॉर्डर में रहने वाले हर इंसान के लिए एक पुण्य का काम भी कर दें, हम इस रीजन के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। फैंग युआन ने तेजी से कहा। बाद का चेहरा बहुत बिगड़ गया। कियाओ सी लियू की आंखें चमक रही थीं, वो फैंग युआन को देख रही थी, उसकी नजर नहीं हटी, वो उसके लिए प्रशंसा से भर गई थी। चीगी ने एक बार फैंग युआन को इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म दिया था और यूज सुपर गू फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसलिए, जब फैंग युआन को एहसास हुआ कि वो इस गू फॉर्मेशन को अकेले कंट्रोल कर सकता है, तो उसने सभी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को लीड करने का फैसला किया। शिया क्लैन के डूगू इमॉर्टल्स बदकिस्मत लोग जिनको फैंग युआन ने अपना दबदबा कायम करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद, उसने इमॉर्टल गू हाउस के बारे में बड़ी खबर दी। धमकी और लालच, दोनों का इस्तेमाल करके, उसने सफलतापूर्वक राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को अपने नीचे कर लिया, उन्हें एक ऐसी फोर्स बना दिया जिसे वो मैनिपुलेट कर सकता था। राइचस पाथ में एलीट्स की कमी नहीं थी, लेकिन पहल फैंग युआन के हाथ में थी, उसका एडवांटेज बहुत बड़ा था। इस सिचुएशन के कारण, उनके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फैंग युआन के एक्शंस ने पूरी सिचुएशन हाई पलट दी, अभी, यहां तक कि बाडे को भी उसकी बात सुननी पड़ रही थी। इन राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को सफलतापूर्वक कंट्रोल करने के बाद, फैंग युआन ने अपना ध्यान बाहरी दुनिया की तरफ किया। कई रोशनी के ककून्स पहले ही बन चुके चुपचाप आसमान में तैर रहे थे। इन रोशनी के ककून्स को बनाने की कीमत ड्रीम रेल्म था। ड्रीम रेल्म के बड़े बड़े हिस्से पूरी तरह से गायब हो गए। जो पहले गोल और पूरा विशाल ड्रीम रेल्म था, अब उसमें छेड़ दी, वो इस चीज जैसा लग रहा था जिसे चूहों ने जगह जगह से खा लिया हो। 20 से ज्यादा रोशनी के ककून्स बन चुके और उनमें से और भी धीरे धीरे बन रहे थे। ये देखकर, फैंग युआन ने सांस छोड़ते हुए सोचा, शैडो सेक्ट के तरीके सच में अनंत थे। वाकई एक डेमन वेनरेबल द्वारा बनाई गई सुपरफोर्स के लायक, जिसके पास 1 लाख साल का एक्यूमुलेशन था। क्रैक। इसी समय, पहले कोकून से चटकने की आवाजें आने लगी। अगली, रोशनी के कोकून पर दरारें आ गईं। बम। रोशनी का कोकून टूटा और एक नंगा इंसान बाहर गिरा। जमीन पर गिरने से पहले,
पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, ने तेजी से काम किया। बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स उड़कर निकले और पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी के चारों तरफ घेर लिया, फिर उसके इमॉर्टल एपर्चर में घुस गए। जल्द ही इस इंसान ने अपनी ईड़ खोली। उसका पूरा शरीर कपड़ों से ढका हुआ था और वो बिना रुके ड्रीम रेल्म के किनारे की तरफ उड़ गया। ये दूसरे राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स हैरान, लेकिन फैंग युआन की ईड़ फटी की फटी रह गई। ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक है। फैंग युआन ने इसे पहले देखा था, इसे दोबारा देखकर वो अभी भी हैरान था। अतीत में यिंग वू जी के पास प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक था। यह इमॉर्टल बॉडी एक मैनमेड एक्सट्रीम फिजिक था। शैडो सेक्ट के ओल्ड मैन यानशी ने इस पर लंबे समय तक रिसर्च की थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को यह तरीका कैसे मिला? ये मत भूलो, यिंग वू जी अभी भी जिंदा था और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने बड़े खतरे उठाकर रिवर ऑफ टाइम में प्रवेश किया था। रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर स्पेक्ट्रल सोल की विल से गहरा संपर्क किया था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने फैंग युआन के साथ मिलकर काम करना चाहा था, लेकिन उसके कम इंफॉर्मेशन पाथ फाउंडेशन के कारण उसने माना कर दिया। इसलिए भले हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क जानता था कि फैंग युआन के पास ड्रीम रेल्म से निपटने के तरीके हैं, वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो स्पेक्ट्रल सोल के में बॉडी को बचाना चाहता था। सुपर गू फॉर्मेशन के अलावा एक और बड़ी बाधा थी, विशाल ड्रीम रेल्म। फैंग युआन मददगार नहीं था, इसलिए पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपना ध्यान प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक पर लगाया। इस तरह ड्रीम रेल्म्स के बड़े हिस्से के गायब होने के साथ वो ड्रीम रेल्म के सेंटर तक पहुंच सकता था और स्पेक्ट्रल सोल को बचा सकता था। इसका मतलब प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक इस तरह बनता है। शैडो सेक्ट के तरीके सच में डरावने हैं। भले हाई फैंग युआन ने उस वक्त यिंग वू जी के खिलाफ लड़ाई की थी, वो उसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता था। आखिरकार इसे देखने के बाद फैंग युआन जोर से चिल्लाया, राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को ऑर्डर देते हुए, जल्दी इन सभी ककून्स को नाश कर दो। हमें उसको मारना होगा जो अभी अभी गया है। क्या हो रहा है? वो ये है, तुम क्या जानते हो? हमें बताओ, राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने पूछा। लेकिन अगले हाई पैल उन्हें फैंग युआन ने टेलीपोर्ट कर दिया सुपर गू फॉर्मेशन के बाहर। ये क्या बकवास है? एक शब्द भी नहीं कहा, वो हमें समझता क्या है? वो ये है, तुम हमारे क्लैन के इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर रहे हो, हद पार मत करो। यहां तक कि कियाओ सी ल्यू को भी बाहर भेजे दिया गया। सदर्न बॉर्डर की ये फेरी थोड़ी हैरान थी, वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। शिया क्लैन के डू गू इमॉर्टल्स ने देखा कि इतने सारे राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स उनकी ही तरह मुश्किल में आ गए हैं। उन्हें बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने जोर से चिल्लाया कि वो ये है को सबक सिखाया जाए, लेकिन किसी ने अन पर ध्यान नहीं दिया। इस सिचुएशन में कौन फैंग युआन को गुस्सा दिलाने की हिम्मत करेगा, जो सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था? फैंग युआन ने ट्रांसमिट किया, अगर तुम यहां मरना नहीं चाहते तो मेरी बात सुनो। ये दुश्मन समय के साथ और मजबूत होते जाएंगे, अभी उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा समय है। जबकि दूसरे हिचकिचा रहे थे, वू लियाओ ने पहले हाई फैंग युआन की बात सुनकर एक्शन ले लिया था। उसके बाद वू क्लैन के करीबी गू इमॉर्टल्स, जिनमें कियाओ सी ल्यू भी शामिल थी, आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि फैंग युआन ने यूज बाकियों के साथ बाहर भेजे दिया था, सदर्न बॉर्डर की 3 महान फेरीज में से एक, इस औरत का चेहरा और मूड खराब था। इन लोगों ने तेजी से काम किया। जल्द ही राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ फैंग युआन सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, वो उनकी सुरक्षा को कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ राइचस पाथ फोर्सेस को ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करने में गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें ड्रीम रेल्म से बने इन इमॉर्टल बॉडीज के प्रति लालच था। अगर वो उनमें से एक को पकड़कर रिसर्च कर लेते तो उनके क्लैन का ड्रीम पाथ डेवलपमेंट तेजी से बढ़ जाता। सिर्फ शिया क्लैन के डूगू इमॉर्टल्स हिचकिचा रहे थे, लेकिन फैंग युआन उन्हें नहीं भूला। उसने ट्रांसमिट किया, जब तक तुम दोनों एक एक कोकून को मारोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और गू फॉर्मेशन में वापस आने दूंगा। शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स गुस्से में थे। उन्होंने दांत पीस लिए, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने फैंग युआन के शब्दों के अनुसार काम किया। लगभग सभी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स हरेक में आ गए थे, रोशनी के ककून्स को मार और नाश्त कर रहे थे। सिर्फ फैंग युआन अकेले सुपर गू फॉर्मेशन में रुका, बेस से लड़ाई की निगाहबानी कर रहा था। यह सच में आरामदायक था। हर एक सेकंड के लिए जद्दोजहद। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज रोशनी के ककून से बाहर निकल रहे थे और उड़ रहे थे। साथ ही जब ककून्स नाश्त हो रहे थे तो गायब हुए ड्रीम रेल्म्स फिर से प्रकट हो रहे थे।
स्पेक्ट्रल सोल का मेन बॉडी ड्रीम रेल्म के अंदर है। शैडो सेक्ट ने ये अच्छी प्लानिंग की है, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बनाकर हमारा ध्यान भटकाने के लिए। इन उड़ते हुए पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में से हो सकता है स्पेक्ट्रल सोल की बची हुई सोल हो। फैंग युआन ने घूरा और सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए लड़ाई के मैदान को ध्यान से मैनिपुलेट किया। यह सुपर गू फॉर्मेशन मूल रूप से विशाल ड्रीम रेल्म के चारों तरफ बनाया गया था। भले हाई एप गू फॉर्मेशन की सिर्फ दूसरी लेयर हाई एक्टिव थी, फैंग युआन अभी भी आधे लड़ाई के मैदान को कंट्रोल कर सकता था। वो आसपास के गू इमॉर्टल्स को टेलीपोर्ट कर सकता था। ना सिर्फ राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने काम किया, फैंग युआन ने भी गू फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया, उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके ककून्स को नाश किया। बदकिस्मती से ये सुपर गू फॉर्मेशन डिफेंस के बेसिस पर बनाया गया था। अटैक में ये बेहद कमजोर था, फैंग युआन के अपने अटैक से कहीं ज्यादा कमजोर। मारो! इसी समय चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फेरी मियाओ यिन, ही लू लैन और बाइनिंग बिंग के नेतृत्व में शैडो सेक्ट के गू इमॉर्टल्स आ चुके थे। गू इमॉर्टल्स की ये लहर संख्या में बहुत कम थी, लेकिन इस जटिल लड़ाई की सिचुएशन में संख्या की कमी को छिपाना आसान था। असली विशाल ड्रीम रेल्म अभी भी पूरा था, एक उल्टे बर्तन की तरह जमीन को ढके हुए। फिर प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज के बनने के कारण ड्रीम रेल्म के बड़े हिस्से गायब हो गए। कुछ रोशनी के ककून्स राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स द्वारा नाश कर दिए गए और ड्रीम रेल्म फिर से प्रकट हुआ, लेकिन यह पहले से बहुत छोटा था। इसके कारण ड्रीम रेल्म पहले जैसा पूरा नहीं था, एक अंतर था। कुछ पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज मारे गए और उन्होंने यूएस जगह पर एक विशाल ड्रीम रेल्म बना दिया। क्योंकि पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज उड़कर चले गए थे और अपनी असली जगह पर नहीं थे, इसके कारण असली ड्रीम रेल्म के बाहर ड्रीम रेल्म्स के धब्बे बन गए। ये मत भूलो, ये विशाल ड्रीम रेल्म खुद भी मूव कर सकता था। इसलिए ड्रीम रेल्म्स के बड़े बड़े धब्बे हर जगह कुछ एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, जबकि कुछ अलग थलग थे और कुछ सिर्फ एक पतली रेखा से जुड़ने से वो आसमान में और जमीन पर टरेन सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। यहां लड़ते समय गू इमॉर्टल्स को बहुत सावधान रहना पड़ता था, उन्हें ड्रीम रेल्म से बचना था और सपनों में नहीं गिरना था। इतने सारे पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बना रहा है, ये जरूर पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क होगा। लेकिन वो है कहां? फैंग युआन ने सुपर गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके चारों तरफ देखा, लेकिन वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को नहीं ढूंढ पाया। रंबल! एक तेज आवाज के साथ सुपर गू फॉर्मेशन ने ताकत का प्रदर्शन किया और एक परछाई एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी की तरफ उड़ी जो अभी अभी अपने कोकून से बाहर निकली थी, उस पर एक पहाड़ की तरह जा टकराई। दबा दिया। बिना गू वॉर्म्स की मदद के प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को आसानी से दबा दिया गया। फिर सुपर गू फॉर्मेशन ने यूज फैंग युआन के पास टेलीपोर्ट कर दिया। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी ने फैंग युआन को गुस्से से घूरा, वो काली जंजीरों से बंधा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। फैंग युआन ने यूज ऊपर से नीचे देखा, उसकी एयर तेजी से चमक रही थी। इंटरेस्टिंग, अगर मैं कुछ और पकड़ पाया तो शायद मेन शैडो सेक्ट के इस तरीके को डिड्यूस कर पाऊंगा और अपने खुद के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बना पाऊंगा। यह ड्रीम पाथ का एक्सट्रीम फिजिक है, भले ही इसकी लाइफ छोटी है, ये जरूरी लम्हों में मेरी बड़ी मुश्किलें हल करने में मदद कर सकता है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने पर्पल को ढूंढा, जबकि सुपर गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके नए बने पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को पकड़ रहा था। दूसरी लेयर का कवरेज ड्रीम रेल्म के आधे से भी कम था, जबकि उसके कंट्रोल वाला डोमेन और भी छोटा था। लेकिन रोशनी के ककून्स बनते जा रहे थे। फैंग युआन ने कई बार हमला किया, उसने असल में लगभग 10 प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज पकड़ लिए थे। उस जल्द ही एक चौंका देने वाली खोज हुई, इन प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज का कल्टिवेशन लेवल समय के साथ बढ़ नहीं रहा था। उनमें से कुछ के पास रैंक 6 इमॉर्टल बॉडीज थे, जबकि दूसरे इमॉर्टल्स दी सिर्फ बहुत कम संख्या में रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था। चैप्टर 1359 हेवनली कोर्ट की एंट्री। फैंग युआन ने एक और इंटरेस्टिंग चीज पाई। इन प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज के जीने का समय उनके कल्टिवेशन लेवल के अनुसार उल्टा था। जिसका कल्टिवेशन लेवल जितना ज्यादा था, वो उतना कम समय जिंदा रह सकता था। इसके विपरीत जो गू मास्टर प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज द वो 2 से 3 साल तक जी सकते थे। वो फैंग युआन के लिए अच्छे रिसर्च मटेरियल द उसके पास ऐसा करने के लिए काफी समय था। पहले मैं सोच रहा था कि शैडो सेक्ट ने यीटियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को मास प्रोड्यूस करने का तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया अगर ये मुमकिन था। ए फ्लैट लगता है जिस पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक से यिंग वूजी बना था,
वो इतना सिंपल नहीं था। अपने में बॉडी को बचाने के लिए शैडो सेक्ट को इस तरीके का इस्तेमाल करके कई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बनाने पड़े ताकि ड्रीम रेल्म्स को हटाया और दूर किया जा सके। उनका डिटर्मिनेशन गजब का है। फैंग युआन ने सांस छोड़ते हुए सोचा और शैडो सेक्ट के दृढ़ और निश्चयी रवैये को महसूस किया। ना सिर्फ फैंग युआन ने कुछ पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को पकड़ा, बाकी के राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स भी बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने भी कुछ को बंदी बना लिया था। ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज शैडो सेक्ट की रिसर्च के ड्रीम पाथ फल थे। जैसे ही कोई अनपढ़ सफलतापूर्वक रिसर्च कर लेगा, उन्हें ड्रीम रेल्म्स के एक्सप्लोरेशन में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिलेगा। शैडो सेक्ट ने यह स्पेक्ट्रल सोल के इनर बॉडी को बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के किया। सीन बहुत हाई केओटिक था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अभी तक नहीं मिला था, वो अभी भी और पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बना रहा था। ड्रीम रेल्म एरिया में और भी ज्यादा रोशनी के ककून्स दिखने लगे थे। ड्रीम रेल्म्स के टुकड़े एक बेतरतीब ढंग से इकट्ठे हो गए थे, जिससे एक कॉम्प्लिकेटेड टेरेन बन गया था। राइचस पाथ और डेमोनिक पाथ दोनों हाई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज के चारों तरफ घिरे हुए द और घमसान लड़ाई में लगे हुए थे। भले हाई फैंग युआन की तरफ उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि बैटलफील्ड बहुत केओटिक था। कुछ पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज इस गड़बड़ी के बीच बैटलफील्ड से निकलने में कामयाब हो गए। डैम इट, स्पेक्ट्रल सोल का मेन बॉडी इन बॉडीज के बीच छिपा हो सकता है। फैंग युआन ने ऑब्जर्व किया और दूर से हमला करने ही वाला था कि अचानक एक सुई जैसी तेज रोशनी आसमान से नीचे आई। एक पाल में अस्प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी की खोपड़ी में छेद हो गया। ये सफेद रोशनी जो बेहद पतली थी, बहुत तेज थी, वो अस्प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी की खोपड़ी से नीचे आई और उसके पूरे शरीर को छेड़ती हुई निकल गई। वो अचानक प्रकट हुई और उतनी ही तेजी से गायब हो गई। जिस पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को चोट लगी थी, वो रैंक 6 का था। उस तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची, वो बेहद कमजोर हो गया था। उसने अपने चेहरे पर संदेह दिखाया और अपना हाथ उठाकर अपने सर के ऊपर छुआ। फिर उसने अपना हाथ अपने सामने रखा और देखा कि उस पर खून के साथ दिमाग का मामला भी मिला हुआ था। उसका चेहरा अचानक बदल गया, उसमें अविश्वास और डर था। अगली उसकी नजर अंधेरी हो गई और उसने अपनी जान गंवा दी। उसका लाश एक कपड़े की गुड़िया की तरह आसमान से जमीन पर गिर गई। तुरंत खून फैल गया, हड्डियां टूट गईं, वो लगभग एक मांस का ढेर बन गया था, शरीर पूरी तरह से मर चुका था। कौन है? फैंग युआन ने यह देखा और उसकी ऊन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो इस सिचुएशन का इंचार्ज था। राइचस पाथ में वो ये देखने वाला पहला इंसान था। इसी बीच डेमोनिक पाथ की तरफ पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क रोशनी के ककून्स बना रहा था और सिचुएशन को मैनेज कर रहा था। ये देखकर वो कंफ्यूज नहीं हुआ, उसने गहरी चिंता से कहा, हेवनली कोर्ट ने आखिरकार एक्शन लहाई लिया। इसकी उम्मीद थी। उसने व्हाइट हेवन में कुछ इंतजाम किए थे। हेवन ओवरसीइंग टावर को कुछ देर के लिए रोका गया था, लेकिन बदकिस्मती से फैंग युआन ने सिचुएशन को संभाल लिया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का प्लान बहुत डिस्टर्ब हो गया था। सुपर गु फॉर्मेशन और राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के अपने में बॉडी को बचाने के प्लान में बहुत बड़ी बाधा डाली। सबसे अच्छा समय निकल गया। हेवन ओवरसीइंग टावर इस रुकावट से आजाद हो गया और आखिरकार एक्शन में आ गया, इस बड़ी लड़ाई में शामिल हो गया। स्वूश स्वूश स्वूश, कई हल्की आवाजों के बाद सफेद रोशनी की कई छोटी लकीरें निकली और उन्होंने आसानी से अन सभी पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को मार दिया जो बैटलफील्ड से भागने की कोशिश कर रहे थे। अगला एक शानदार इमॉर्टल गू हाउस चमकती हुई रोशनी के साथ आसमान से प्रकट हुआ, जैसे कोई देवता बैटलफील्ड पर उतर आया हो। ऐसे अद्भुत नज़ारे ने कई गू इमॉर्टल्स का ध्यान खींचा। उन्होंने जल्दी से आसमान की तरफ देखा। कुछ लोग हैरान थे, लेकिन ZY डटार गू इमॉर्टल्स ने तुरंत हेवन ओवरसीइंग टावर को पहचान लिया। हेवनली कोर्ट का हेवन ओवरसीइंग टावर, ये बहुत मशहूर था। हेवनली कोर्ट, लगभग सभी गू इमॉर्टल्स गहरी सदमे में थे। हेवनली कोर्ट की शानदार एंट्री ने इस केओटिक लड़ाई को और भी ज्यादा अनिश्चित बना दिया। हेवन ओवरसीइंग टावर के ऊपर ड्यूक लॉन्ग ने अपने हाथ बांधे हुए थे और एक टावर की तरह सीधा खड़ा था, पूरे बैटलफील्ड को देख रहा था। स्पेक्ट्रल सोल बहुत ही चालक है। हम एक भी पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को जाने नहीं दे सकते, अन सबको मरना होगा। ऑफ कोर्स, ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो सकते हैं। स्पेक्ट्रल सोल भागने के लिए दूसरे गू इमॉर्टल्स के शरीर में छिपा हो सकता है। इसलिए यहां मौजूद सभी गू इमॉर्टल्स को भी मारना होगा। कोई रिस्क लेने से अच्छा है सबको खत्म कर दो।
जी। ड्यूक लॉन्ग के पीछे फेरी जी वेई और उसके नेतृत्व वाले गू इमॉर्टल्स ने एक साथ जवाब दिया। ड्यूक लॉन्ग ने सोचा और फिर कहा, हम पहले शैडो सेक्ट को मारेंगे, फिर राइचस पथ को खत्म करेंगे। लेकिन अगर कोई बैटलफील्ड छोड़ने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी हो, हम उस मिटा देंगे। हेवन ओवरसीइंग टावर एक विशाल पहाड़ की तरह जबरदस्त ताकत के साथ बैटलफील्ड पर दबाव बना रहा था। केओटिक बैटलफील्ड जैम सा गया। हेवन ओवरसीइंग टावर के पास सबसे ज्यादा लड़ाई की ताकत थी, उसका मूवमेंट इस लड़ाई की दिशा तय करेगा। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के दिल जोरों से धड़क रहे थे। हेवनली कोर्ट, ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स क्या वो मदद के लिए आए थे? शैडो सेक्ट की तरफ डर फैल गया। जाहिर है, हेवनली कोर्ट और शैडो सेक्ट दुश्मन थे। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस हेवन ओवरसीइंग टावर को देखते हुए उसने गहरी चिंता से सोचा। उस कुछ हद तक इसके होने की उम्मीद थी। हेवनली कोर्ट फिर से आ गया, सिचुएशन बहुत खराब है। उन्होंने असल में इतने कम समय में हेवन ओवरसीइंग टावर को दोबारा बना लिया। पता नहीं इस बार कितने रैंक 8 गू इमॉर्टल्स आए हैं। हेवन ओवरसीइंग टावर का आना फैंग युआन के प्लान्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन शुक्र है, फैंग युआन सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर था, वो हेवन ओवरसीइंग टावर की ताकत से बच सकता था। फैंग युआन के पास हेवन ओवरसीइंग टावर के खिलाफ लड़ने का अनुभव था। भले हाई फेट गू का सबसे मजबूत हमला इस्तेमाल किया जाए, फैंग युआन का अनुमान था कि ये सुपर गू फॉर्मेशन एक हमला से सकता है। फैंग युआन ने फिलहाल ऑब्जर्व करने का फैसला किया, लेकिन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क चुप नहीं बैठ सकता था। वो एक रैंक 8 विजडम पाथ गू इमॉर्टल था, उसके पास बैकअप प्लान्स कैसे नहीं हो सकते? पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने ट्रांसमिट किया, ज़ुओ ये हुई, हमारे समझौते के मुताबिक तुम्हारा दुश्मन यहाँ है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो हेवनली कोर्ट से हैं। हेवनली कोर्ट? लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ज़ुओ ये हुई ने ये सुना और उसका शरीर कांप उठा, उसकी इन में गहरा गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। ये गुस्सा और नफरत उसकी रूह में बसी हुई थी, 1 मिलियन साल बाद भी वो इसे उतनी ही गहराई से महसूस कर रहा था। हेवनली कोर्ट, ज़ुओ ये हुई दहाड़ा, आवाज की लहरें फट पड़ीं और एक विशाल आसपास के इलाके को लपेट में ले लिया। बूम! अगले हाईपैल, ज़ुओ ये हुई के शरीर से विशाल अंधेरा फूट पड़ा। उसका शरीर पहले ही बहुत बड़ा था, अब काले धुंध के साए में वो और भी भयानक हो गया। फिर उसके पैर मुड़े और उसका शरीर झुका, उसने अपने दांत दिखाए और जमीन पर पैर पटका। बम! एक तेज आवाज आई, जमीन जोर से हिल गई। ज़ुओ ये हुई के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया, जबकि वो एक तीर की तरह बाहर निकला, आसमान के पार, हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ। हेवन ओवरसीइंग टावर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन ज़ुओ ये हुई काले धुंध से ढाका हुआ था। ये साफ तौर पर एक इमॉर्टल किलर मूव था, जो उस उड़ने और अपना बचाव करने की अनुमति दे रहा था। ज़ुओ ये हुई एक बांस के भाले या एक बड़े उल्कापिंड की तरह बढ़ा। कुछ ही सांसों में उसने सोली का सफर तय किया और हेवन ओवरसीइंग टावर तक पहुंच गया। HMPH, बदतमीज बेवकूफ, ड्यूक लॉन्ग ने नफरत से कहा। उसका शानदार शरीर हिला और उसके विचार टकराए। हेवन ओवरसीइंग टावर से एक तेज सफेद रोशनी निकली। एक पाल में दुनिया सफेद हो गई। हेवन ओवरसीइंग टावर का सबसे शक्तिशाली तरीका, फेट वैंक्वश। रैंक 9 इमॉर्टल गू फेट की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक कोई रैंक 9 नहीं होता, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो इस मूव से हार जाता। हर तरफ रोशनी थी, सफेद रोशनी, हर दिशा से दुनिया को भरते हुए। जो गू इमॉर्टल्स रोशनी के संपर्क में आए, चाहे राइचस पाथ के हों या डिमोनिक पाथ के, उनके मुंह से खून निकला। वो तुरंत ही बुरी तरह जख्मी हो गए, ज्यादातर मौके पर ही बेहोश हो गए। एक झटके में आधा बैटलफील्ड साफ हो गया। कुछ गू इमॉर्टल्स जो ड्रीम रेल्म से ढके हुए वो रोशनी के संपर्क में नहीं आए और बच गए। एक जोर की आवाज के साथ, यहां तक कि ज़ुओ ये हुई भी फेट के हमले को नहीं रोक पाया, वो जमीन पर जा गिरा। उसने खून थूका, लेकिन जल्द ही वो उठ खड़ा हुआ और अपना मुंह खोलकर हेवन ओवरसीइंग टावर पर दहाड़ा। हेवन ओवरसीइंग टावर में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सभी गू इमॉर्टल्स हैरान थे। यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग भी हैरान था। ज़ुओ ये हुई फेट वैंक्वश से नहीं मारा, ये नॉर्मल था। वो साधारण इमॉर्टल गू हाउसेस से कहीं ज्यादा मजबूत था, और उसमें अद्भुत रिजेनरेटिव गन थे। ज़ुओ ये हुई सदर्न बॉर्डर के लिए सदियों से एक समस्या था। सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड ने यूज मारने के लिए इमॉर्टल गू हाउसेस भी भेजे थे, लेकिन मार नहीं पाए, सिर्फ यूज हारा पाए थे। लेकिन ज़ुओ ये हुई की चोट ड्यूक लॉन्ग की उम्मीद से कहीं कम गहरी थी। गू इमॉर्टल्स कल्टिवेट कर सकते थे,
तो जुओ ये हुई भी कर सकता था। इतने सालों बाद जुओ ये हुई और भी मजबूत हो गया था। इसके अलावा इस बार यूज शैडो सेक्ट से मदद मिली थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने जानबूझकर उस बहुत सारे इमॉर्टल गू और बड़ी संख्या में इमॉर्टल किलर मूव्स दिए थे। जुओ ये हुई पूरी तरह से हथियारों से लैस था। जुओ ये हुई फिर से खड़ा हो गया, उसकी आधी चोटें ठीक हो चुकी थीं। ये एक डरावनी रिकवरी स्पीड थी। वो फिर से बेबाकी से हेवन ओवरसीइंग टावर पर झपटा। ड्यूक लॉन्ग की आंख में ठंडी चमक आई, उसने फिर से फेट वैंक्विश का इस्तेमाल किया। जुओ ये हुई को चोट लगी और वो फिर से जमीन पर गिर गया, लेकिन जल्द ही वो उठ खड़ा हुआ। भले ही वो फिर से जख्मी था, लेकिन उसमें पूरी जान थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स गहरी सदमे में थे। ये एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट की लड़ाई की ताकत है। ये सच में हैरान करने वाला है। ये थोड़ा मुश्किल है। फेरी जी वे का चेहरा गंभीर था। जुओ ये हुई की लड़ाई की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। भले हाई हेवन ओवरसीइंग टावर के पास फेट वैंक्विश था, यूज लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आखिरकार रैंक 9 इमॉर्टल गू फेट पर अभी भी चोटें थीं। चैप्टर 1360 फैंग युआन बुरी तरह फंस गया रो। जुओ ये हुई गुर्राया। इस बार वो आसमान में उड़ा और हवा में ही रुककर हेवन ओवरसीइंग टावर पर हमला करने लगा। ड्यूक लॉन्ग ने हेस्ट हुए हेवन ओवरसीइंग टावर को एक्टिवेट किया। फैंटम बैन जाओ। जुओ ये हुई का निशाना चूक गया। पूरा हेवन ओवरसीइंग टावर अंदर के गू इमॉर्टल्स के साथ फैंटम बन गया। साधारण तरीके अन पर बिल्कुल असर नहीं कर सकते थे। ये जानबूझकर किया गया है, मुझे हमला करने के लिए, उकसाने के लिए। छिपे हुए पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने यह देखा तो उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकी। शैडो सेक्ट के पास फैंटम फॉर्म का तोड़ था, लेकिन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने फैंटम हेवन ओवरसीइंग टावर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। क्योंकि वो स्पेक्ट्रल सोल का मेन बॉडी नहीं था, उसके पास फैंटम फॉर्म को काउंटर करने के लिए जरूरी सभी इमॉर्टल गू नहीं थे। अगर वो उन्हें इस्तेमाल करता भी तो हेवन ओवरसीइंग टावर के खिलाफ ये बहुत इनएफिशिएंट होता। उसने एक्शन नहीं लिया। ड्यूक लॉन्ग ने मन ही मन सोचा। अतीत में यीटियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान स्पेक्ट्रल सोल ने फैंटम हेवन ओवरसीइंग टावर को सील कर दिया था और उस ठोस रूप में वापस आने से रोक दिया था। ड्यूक लॉन्ग ने इस किलर मूव के खिलाफ खास तैयारी की थी, लेकिन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क सच में बहुत धैर्य से काम ले रहा था। उसने कुछ नहीं किया। ड्यूक लॉन्ग ने फैंटम हेवन ओवरसीइंग टावर को कंट्रोल किया और ड्रीम रेल्म के करीब जाने की कोशिश की। जैसे हाई विशाल हेवन ओवरसीइंग टावर ने ड्रीम रेल्म में प्रवेश किया, वो अपने फैंटम फॉर्म से गायब होने लगा। किनारे के कुछ गू वॉर्म्स को ड्रीम रेल्म ने निगल लिया। फैंटम तरीके भी बेकार हैं। ड्यूक लॉन्ग का दिल हिला। उसने हेवन ओवरसीइंग टावर को ड्रीम रेल्म से दूर कर लिया। यह पहली बार था जब ड्यूक लॉन्ग ने एक असली ड्रीम रेल्म देखा था। यह ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल से जुड़ी हुई चीज थी। ड्यूक लॉन्ग काफी हैरान था। भले हाई हेवन ओवरसीइंग टावर फैंटम फॉर्म में था, ड्रीम रेल्म ने फिर भी उसका एक कोना निगल लिया। हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स जल्दी से उस ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी ड्रीम पाथ तरीके के, यहां तक कि हेवन ओवरसीइंग टावर भी ड्रीम रेल्म के अंदर खो जाएगा। ड्यूक लॉन्ग ने निष्कर्ष निकला, एक स्किल से पूरी दुनिया पर राज करो। अस समय यिंग वू जी प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक के साथ लीड सोल इनटू ड्रीम किलर मूव का इस्तेमाल कर सकता था और सीधे हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड को सुला सकता था। जाहिर है, यहां तक कि शक्तिशाली रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस भी ड्रीम पथ की ताकत से नहीं बच सकता था। जब तक वो ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू वाला इमॉर्टल गू हाउस ना हो, साधारण इमॉर्टल गू हाउसेस बिना किसी प्रतिरोध के ड्रीम रेल्म में खो जाते। इसका मतलब यह बैटलफील्ड हेवन ओवरसीइंग टावर के लड़ने के लिए अच्छा नहीं है। हेवन ओवरसीइंग टावर बहुत बड़ा है, ये अकेले लड़ने वाले गू इमॉर्टल से कहीं कम अजाइल है। ड्यूक लॉन्ग ने गुर्राते हुए जुओ ये हुई को देखा और उसकी आंखों में चमक आई। इसी पाल हेवन ओवरसीइंग टावर ठोस रूप में वापस आ गया और जुओ ये हुई उसका पीछा करने लगा। हेवन ओवरसीइंग टावर मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ा, एक ड्रीम रेल्म की तरफ। जुओ ये हुई आसमान में उड़ रहा था और भी तेजी से। उसका विशाल शरीर एक काले बादल की तरह था, जहां वो जाता हवाएं तूफानी हो जातीं। वो हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़ा। ओह नहीं! पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने यह देखा और जल्दी से उस रोका। एक रहस्यमयी रोशनी निकली और हेवन ओवरसीइंग टावर पर जा गिरी। हेवन ओवरसीइंग टावर की गति धीमी हो गई, वो भ्रमक हो गया और उस पर लहरें दिखने लगी, जैसे वो पानी की सतह हो। नकली? जुओ ये हुई जल्दी से रुक गया। वो लगभग ड्रीम रेल्म में घुसने ही वाला था। ड्रीम रेल्म जुओ ये हुई के लिए भी बेहद खतरनाक था। उसके पीछे
असली हेवन ओवरसीइंग टावर प्रकट हुआ। ही। ड्यूक लॉन्ग टावर के शिखर पर खड़ा था, उसकी ड्रैगन जैसी आंखें ठंड से एक खास जगह को देख रही थीं। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने सांस छोड़ते हुए सोचा, वो जानता था कि यह एक जाल था। ड्यूक लॉन्ग दिखावे के लिए ज़ू ये हुई को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच ये था कि वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की लोकेशन का पता लगाना चाहता था। लेकिन भले हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को ड्यूक लॉन्ग के प्लान्स का पता था, उसके पास एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्योंकि ज़ू ये हुई एक बहुत हाई कीमती फाइटिंग फोर्स था, उस खोया नहीं जा सकता था। शैडो सेक्ट को हेवन ओवरसीइंग टावर के खिलाफ उसकी जरूरत थी। स्पेक्ट्रल सोल की भटकती हुई स्प्लिट सोल HMPH मेन यूज मार दूंगा। फेरी ज़ीवे, जाओ और US सुपर गू फॉर्मेशन से निपटो और फैंग युआन को मारो। बाकी लोग हेवन ओवरसीइंग टावर को कंट्रोल करेंगे और इस जगह से निकल जाएंगे। ज़ू ये हुई जरूर पीछा करेगा, मुझे सफलता नहीं चाहिए, मुझे बस असफलता नहीं चाहिए। ड्यूक लॉन्ग ने आदेश दिया और सबने हामी भरी। एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ ड्यूक लॉन्ग एक रहस्यमयी रोशनी में बदल गया और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क पर हमला कर दिया। इसी बीच फेरी ज़ीवे सुपर गू फॉर्मेशन की तरफ बढ़ी। हेवन ओवरसीइंग टावर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को लेकर आसमान में उड़ गया, बैटलफील्ड छोड़कर। ज़ू ये हुई ने ड्यूक लॉन्ग, फेरी ज़ीवे और आखिर में हेवन ओवरसीइंग टावर को देखा। वो जानता था कि इस बैटलफील्ड में वो अपने साइज और तेजी से घूमने की आदत के कारण बहुत प्रतिबंधित था। इसी बीच हेवन ओवरसीइंग टावर में एक ऐसा औरा था जिससे वो नफरत करता था, और वो हेवनली कोर्ट का प्रतीक था। उसके अंदर इस टावर को नाश करने की गहरी इच्छा थी। ड्यूक लॉन्ग आसमान में उड़ा, एक फैंटम परछाई में बदल गया और तुरंत पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के सामने प्रकट हो गया। उसका शरीर लंबा और शानदार था, उसके सर पर ड्रैगन का सींग तेज और प्रभावशाली था, उसकी ड्रैगन की आंख में प्रभुत्व और निर्लिप्तता दिख रही थी। बूम बूम बूम, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने ड्यूक लॉन्ग से लड़ाई की। कुछ ही सांसों बाद पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क उसके बराबर नहीं लड़ पाया, उस भागना पड़ा। तुम आज मरोगे, ड्यूक लॉन्ग दहाड़ा, बेरहमी से पीछा करते हुए। सुपर गू फॉर्मेशन में फैंग युआन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यूज एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुका है। हेवंस विल, ये असल में नहीं, उससे भी बढ़कर। फैंग युआन की ईड़ की पुतलियां सुई की नोक जैसी हो गईं, पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा। इसी समय फेरी ज़ीवे सुपर गू फॉर्मेशन के सामने पहुंच चुकी थी। फैंग युआन ने खुद को शांत किया, सुपर गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया और इस दुश्मन से अपना बचाव किया। ये गू फॉर्मेशन बुरा नहीं है। फेरी ज़ीवे की ईड़ बैंगनी रोशनी से चमक रही थी, उसने सुपर गू फॉर्मेशन को देखा और सर हिलाया। अफसोस की बात है, इसमें एक कमी है, ये गू वॉर्म्स अलग अलग सोर्सेज से हैं। गू फॉर्मेशन का यूजर दूसरों के इमॉर्टल गू उधार ले रहा है, लेकिन इसका फायदा मैं उठा सकती हूं। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें एक इमॉर्टल गू हाउस था। स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड। यह इमॉर्टल गू हाउस स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद बनाया था। यह शायद दुनिया का सबसे छोटा इमॉर्टल गू हाउस था। जब चेस बोर्ड एक्टिवेट हुआ तो वो क्रिस्टल जैसी सितारों की रोशनी में बदल गया जो आसमान में फैल गई। सितारों की रोशनी जुगनुओं की तरह घूम रही थी फेरी ज़ीवे के चारों तरफ। फेरी ज़ीवे का मानव शरीर इस सितारों की रोशनी में विलीन हो गया, वो सितारों की रोशनी में बदलकर उनके साथ मिल गई। सितारों की रोशनी थोड़ी फैली और सुपर गू फॉर्मेशन पर झपटी। फैंग युआन पहले से ही सतर्क होकर इंतजार कर रहा था, उसने गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया और सितारों की रोशनी पर हमला किया। लेकिन सितारों की रोशनी ने गू फॉर्मेशन के हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने सुपर गू फॉर्मेशन में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। मूल रूप से ये सुपर गू फॉर्मेशन लाल, हरे, नीले और काले 4 गहरे रंगों में चमक रहा था। लेकिन अब सितारों की रोशनी के आक्रमण के साथ ये चारों रोशनियां कमजोर हो गईं और सितारों की रोशनी उनमें मिल गई। फैंग युआन को सुपर गू फॉर्मेशन से एक सुस्ती का एहसास हुआ। फैंग युआन, तुम एक अदरवर्ल्डली डेमन द जिसे हेवंस विल ने चुना था और इस दुनिया के लोगों को बचाने का काम सौंपा था। भले ही तुमने शैडो सेक्ट के स्वर को चुनौती देने वाले प्लान को नाश कर दिया, तुमने एक गलत कदम उठाया और राइचस पथ को धोखा दिया, डेमोनिक पाथ में प्रवेश किया और दुनिया के दुश्मन बन गए। अगर तुम अभी अपनी गलती मानकर सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें एक पूरा शरीर छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी एक बायोग्राफी लिखवाऊंगी ताकि तुम्हारा नाम इतिहास में भविष्य के लिए एक सबक के रूप में दर्ज हो। इसी समय फेरी ज़ीवे की आवाज सुपर गू फॉर्मेशन से आई। फैंग युआन हंसा और कहा, यह सच में हेवंस विल की एक कमाल की साजिश है।
ये कहते हुए उसने सुपर गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश की। गू फॉर्मेशन अभी भी उसके कंट्रोल में था, लेकिन उस इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। किनारे के कुछ मोर्टल गू फैंग युआन के कंट्रोल से गायब हो रहे थे। जाहिर है, फेरी ज़ीवे इस सुपर गू फॉर्मेशन के कंट्रोल के लिए उससे लड़ रही थी। जिद्दी बेवकूफ। फेरी ज़ीवे की आवाज ठंडी थी। फैंग युआन के संघर्ष को देखकर उसने और जोर लगाया। सुपर गू फॉर्मेशन में चमकती हुई सितारों की रोशनी और तेज हो गई। हेवनली कोर्ट मेरी पहचान जानता है, ये मेरे अनुमान को साबित करता है। मेन डार्क लिमिट इमॉर्टल गू वापस नहीं ले सकता। जैसे जैसे समय बीतेगा, सुपर गू फॉर्मेशन हेवनली कोर्ट के कंट्रोल में चला जाएगा। मैं क्या करूं? क्या मैं सुपर गू फॉर्मेशन को छोड़ दूं और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट करके भाग जाऊं? नहीं, हेवनली कोर्ट ने मेरे साथ पहले भी लड़ाई की है, वो जरूर रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के बारे में जानते होंगे। जब वो मुझे और शैडो सेक्ट दोनों को खत्म करना चाहते हैं, तो वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के एलिमेंट को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हेवनली कोर्ट चाहता है कि मैं सिर्फ इस मूव पर निर्भर रहूं। अगर मेरा किलर मूव टूट गया, तो मुझे बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी सारी लड़ाई की ताकत खो दूंगा और शायद तुरंत मर जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? विचार फैंग युआन के दिमाग में एक बड़े तूफान की तरह घूम रहे थे। ये एक निराशाजनक स्थिति थी। फैंग युआन ने सोचा कि वो बैटलफील्ड से कैसे निकल सकता है। कोई रास्ता नहीं था। वो और किसी तरह से नहीं भाग सकता था। उसकी एक लौटी उम्मीद रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील थी। क्या मुझे इस पर शर्त लगानी चाहिए कि हेवनली कोर्ट के पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के खिलाफ कोई तरीका नहीं है? फैंग युआन का चेहरा कड़वा हो गया। वो जानता था कि इस मामले में चांसेस बहुत कम थे। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का क्या? फैंग युआन के पास हेवनली क्रिस्टल्स नहीं थे। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट नहीं बन सकता था। भले ही उसके पास बहुत सारे हेवनली क्रिस्टल्स होते, एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल शायद उसके कंट्रोल में ना होता। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल गर्व से भरा था और सिर्फ मजबूत एक्सपर्ट्स के आगे झुकता था। धोखा देने का बहुत बड़ा चांस था। फैंग युआन के साथ उसका जो थोड़ा सा रिश्ता था, वो नाजुक और अविश्वसनीय था। समय टालने के दो तरीके हैं। फैंग युआन ने दो तरीकों के बारे में सोचा। पहला था रिवर्स फ्लो रिवर को बाहर निकलना और खुद को एक किले की तरह उसके अंदर रखना। दूसरा था खुद को अपने इमॉर्टल एपर्चर में रखना, यूज सदर्न बॉर्डर में स्थापित करना और अपने इमॉर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार बैंड कर देना। लेकिन दोनों हाई तरीके सिर्फ समय टाल सकते थे, वो सिचुएशन को नहीं बदल सकते थे। अगर फैंग युआन ने इन तरीकों का इस्तेमाल किया, तो वो पहल छोड़ देगा। ये बहुत खतरनाक था। इन दोनों तरीकों में फैंग युआन के बचने की एक लौटी उम्मीद सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के रिइंफोर्समेंट्स थे। अगर सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स हेवनली कोर्ट को पीछे धकेल सकते, तो फैंग युआन शायद भाग पाता। लेकिन हेवनली कोर्ट बेवकूफ या कमजोर नहीं था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ की कुल ताकत यहां सेंट्रल कॉन्टिनेंट से आए ग्रुप से जरूर ज्यादा थी। लेकिन क्या रिइंफोर्समेंट्स हेवन ओवरसीइंग टावर और हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को संभाल पाते, ये अनिश्चित था। भले ही वो जीत जाते और हेवनली कोर्ट को भगा दिया जाता, क्या फैंग युआन वो यह बना रह सकता था? ये कैसे मुमकिन हो सकता था? जब हेवनली कोर्ट उसकी पहचान जानता था, तो उन्हें सिर्फ कुछ शब्दों की जरूरत थी सदर्न बॉर्डर को फैंग युआन के खिलाफ करने के लिए। वो ये है कि पहचान टिक नहीं सकती थी अगर पूरा सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ इसकी जांच कर रहा होता। चैप्टर एंड।